तो मास के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मास आपके पास क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी। ठीक है, हम मास को इस तरह से डिफाइन करते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लो, या आप अपनी ही एग्जांपल लो, एक ह्यूमन बॉडी की हम एग्जांपल लें, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बोन्स, टिश्यूज, मसल्स, ये सब कंबाइन होके हमारी बॉडी का मास बन रहा है, राइट। तो इन सब की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिन्हें हम नंबर्स में मेंशन करते हैं केजी में, 40 kg, 60 kg, 100 kg। तो ये जो क्वांटिटी हम वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारी टोटल क्वांटिटी है जो मैटर हमारी बॉडी में है। तो इन सबको कंबाइन करके जो नई क्वांटिटी ड्राइव होती है, उसको हम कहते हैं मास ऑफ अ बॉडी, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें मास और वेट का डिफरेंस क्लियर नहीं हो पाता। वो मास और वेट को एक ही कैटेगरी में रख के सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। हम मास की बात करते हैं तो वो सिर्फ क्वांटिटी को डिफाइन करता है मैटर की, जो हमारी बॉडी में। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट को आप डिफाइन करते हो, वेट बेसिकली एक फोर्स है। तो ये एक टाइप की फोर्स है जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो इट इज अ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, विच ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये एक तो हमारे पास डिफरेंस आ गया मास और वेट का। ये जहाँ ग्रेविटी होगी वहां पर जो है वो वेट की क्वांटिटी होगी आपके पास, या आप कह सकते हो कि वहां पर जो बॉडी पर अप्लाई हो रही है फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स का नाम हम लिखते हैं वेट, राइट। तो ये तो हो गया इनका बेसिक डिफरेंस डेफिनेशन वाइज। और इसके अलावा अगर हम इनके और डिफरेंस मेंशन करना चाहें, तो आप इसका सेकंड डिफरेंस क्या लिख सकते हो। अगर आप मास की बात करते हो, तो मास के लिए आपका सेकंड डिफरेंस या सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है। अब क्योंकि इसमें सिर्फ क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो स्केलर होगा या वेक्टर। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होती है, राइट, यानी सिर्फ उनमें क्वांटिटीज होती है और होगा। तो मास जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये एक और डिफरेंस आ गया। और अगर आप वेट के बारे में लिखना चाहो, तो वेट की क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर हो जाएगी वो, क्योंकि वो फोर्स है। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो वेट के बारे में बात कर रहे थे। वेट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो गई क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, और वो हमेशा ग्रेविटी के साथ डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो वेट की क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर हो गई। और अगर हम दूसरी बात करते हैं मास की, तो मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, उसमें हम सिर्फ उसकी क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जी। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया, क्वांटिटी वाइज भी डिफरेंस हो गया। और अगर उसके बाद हम बात करें कि हम इनके ऐसे यूनिट्स क्या लिखते हैं, इनके सिंबल्स क्या लिखते हैं, तो मास और वेट के लिए सिंबल्स और ऐसा यूनिट्स क्या होंगे। तो मास के लिए जो सिंबल यूज होगा, वो एम का सिंबल यूज होता है। ठीक है, और जो वेट के लिए सिंबल यूज होगा, वेट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे। न्यूटन। वो तो इसका नहीं, एस, डब्ल्यू। डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो वेट के लिए हमारे पास जो है वो डब्ल्यू का सिंबल होता है। यहाँ पर हमारे पास जो सिंबल होगा वो डब्ल्यू, और उसके बाद आप ऐसा यूनिट्स की जब बात करोगे, तो फिर ऐसा यूनिट में आप लिख सकते हो कि उसका जो यूनिट होगा
वो न्यूटन्स होगा। ठीक है। तो एक और डिफरेंस आपके पास सिंबल की फॉर्म में आ गया। और नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस आप लिखोगे वो इनके एसआई यूनिट्स में लिखोगे। इनका जो एसआई यूनिट होगा वो आपके पास न्यूटन्स होगा, क्योंकि ये फोर्स की क्वांटिटी है। तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन। और जो मास के लिए हम लिखेंगे डिफरेंस, उसका एसआई यूनिट क्या होगा? kilograms, किलोग्राम्स होगा। ठीक है, केजी में हम उसे मेंशन करते हैं। और एक और इनमें मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस बता सकते हो क्या डिफरेंस होगा? अगर आप मास की बात करो और बॉडी के मास को आप ऑब्जर्व कर रहे हो या कंपेयर कर रहे हो डिफरेंट मीडियम्स में, लेट सपोज अगर आप ग्राउंड पे उसको, हमारे अर्थ लेवल पर उसको ऑब्जर्व करते हो और आप उसको स्पेस में ऑब्जर्व करते हो, तो क्या मास में बॉडी के चेंज आएगा या नहीं, या बॉडी का मास सेम रहेगा? जब आपसे रिपीट करेगा। क्वेश्चन ये था कि अगर आप मास की बात करते हो और मास को आप कंपेयर करना चाहते हो डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स में, तो एक हमने ऑब्जर्वेशन ली हमारी अर्थ पर। ठीक है, वहां हमने ऑब्जर्व किया बॉडी का मास। उसके बाद हम उस बॉडी को लेकर गए स्पेस में या मून पर, और वहां पर हमने ऑब्जर्व किया उसका मास। तो क्या मास में कुछ डिफरेंस आएगा या सेम होगा? सेम होगा शायद। सेम होगा, क्योंकि ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी है। और हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स या टोटल क्वांटिटी है वो स्पेस में या अर्थ पर जाने से चेंज नहीं होते। ठीक है, वो अपनी जगह पर रहेंगे, उनकी क्वांटिटी अपनी जगह पर रहेगी। तो मास की क्वांटिटी जो है वो आपके पास हमेशा सेम रहती है, चाहे आपके पास कंडीशन कोई भी हो। सो मास विल रिमेन सेम एवरीवेयर। और अगर आप वेट की बात करो तो वेट पे क्या इफेक्ट होगा? वो शायद चेंज हो जाए। ये चेंज हो जाएगा आपके पास। तो आप इसके लिए लिख सकते हो कि इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि ग्रेविटी के साथ लिंक है। तो जितना ग्रेविटी में चेंज आएगा, वेट भी आपके पास उतना ही वेरी करेगा। डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल फील्ड और स्ट्रेंथ। तो ये तो आगे इनके बेसिक डिफरेंस, बेसिक पॉइंट। और इसके अलावा अगर हमने डिस्कस करना हो कि इनको मेजर कैसे करते हैं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे मास और वेट को मेजर करने के लिए? अगर हम इनकी मेजरमेंट्स की बात करें तो बीम बैलेंस शायद। हाँ, बीम बैलेंस। और अब तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीम बैलेंस जो है वो अब ओल्ड थोड़ा सा मेथड हो गया, लेकिन वो भी यूज किया जाता है मास कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन उसमें आपके पास अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नॉर्मली अब यूज करते हैं हमारे लैब्स में। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से आपको एक एडवांटेज ये होता है कि आप इजीली जो है वो नंबर्स को नोट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कंप्लीट रीडिंग जो है वो डिजिट्स में शो हो रही होगी आपके पास। तो वहां पर आपको इतनी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और आप इजीली जो है वो बॉडी का मास कैलकुलेट कर सकते हो इन ग्राम्स और केजी। ठीक है, स्टार्टिंग में आप अपने बैलेंस को जीरो पे सेट करते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर ये होता है कि अब लिक्विड है। अब लिक्विड को तो हम बीकर के बगैर जो है वो उसका मास अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमने ऐड किया है, तो वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फ्लो कर जाएगा। तो उसको किसी कंटेनर में ही आपने रखकर और उसका मास कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले बीकर का मास कैलकुलेट करते हो, फिर वाटर का मास बीकर के साथ उसमें से कैलकुलेट करके फिर बीकर के मास को उसमें से माइनस कर देते हो। ठीक है। जी।
तो ये बेसिक आपके पास मेथड है, और सिंपल सा मेथड है, कुछ इसमें नया नहीं है, हमें सारी चीज़ें पता है। तो इसमें कुछ हमारे पास ऐसी नई चीज़ नहीं है जो हमें यहाँ पर समझना पड़े। और अगर आप वेट कैलकुलेट करना चाह रहे हो बॉडी का, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेट मशीन। ठीक है, अब वो जो वेट मशीन होती है वो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की तरह होती है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें यूनिट्स आपके पास डिफरेंट यूज हो रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो हम कहते हैं उस डिवाइस को नाम होता है वो फोर्स मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो वेट मशीन होती है वो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की तरह यूज होती है, बस उसके लिए आप यूज करते हो उसको हैवी बॉडीज के लिए, जहाँ पर आपके पास बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो, तो आप फिर बड़ी साइज की बड़े स्केल की मशीन यूज करते हो वहां पर। और अगर आप फोर्स मीटर को देखो, तो फोर्स मीटर में आपके पास यहाँ पर एक चीज आपको नजर आएगी। अगर हम इसके यूनिट्स को देखें यहाँ पर, तो आपको इस पे कौन सा यूनिट नजर आ रहा है? न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो न्यूटन की वैल्यू नजर आ रही है। और इसमें आप एक चीज देखो कि इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऊपर की तरफ रखा गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो जब भी उस पर फोर्स अप्लाई होगी वो मीटर को डाउनवर्ड लेकर जाएगा। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास इसमें वैल्यूज ऊपर की तरफ से स्टार्ट होती है और डाउनवर्ड जाते जाते वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फोर्स मीटर जो है वो यूज किया जाता है टू मेजर वेट ऑफ अ बॉडी। और बड़े स्केल पे भी अगर आप इसको यूज करना चाहो तो उसमें निडल की फॉर्म में लगाकर और इसको रिस्टोरिंग फोर्स के साथ जो है वो मेजर किया जाता है। तो वो खैर इसकी डिटेल्ड एप्लीकेशंस हैं, वो इतना सब आपसे डिस्कस नहीं किया जाएगा, आपके सिलेबस में भी नहीं है। और इसका जो यूनिट है वो आपने देखा वो न्यूटन्स में। तो न्यूटन्स का मतलब है आपके पास जो इसका वेट होगा उसकी फाइनल वैल्यू भी आपको न्यूटन्स में मिलेगी। और वो सिंपली आप देख भी सकते हो कि जहाँ पर आपका ये मार्कर होगा आप उसके साथ वैल्यूज को कंपेयर करके फाइनल वैल्यू अपनी न्यूटन्स में लिख सकते हो। राइट। और अगर जी। इसका हमें रिलेशन देखना हो कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन सॉल्व कर रहे हैं, लेट सपोज हमारे पास बॉडी का मास गिवन है और आपने उसको वेट में कन्वर्ट करना है, तो आप वेट में कन्वर्ट कैसे करोगे? अगर बॉडी का मास गिवन है 40 kg और आपने उसको कन्वर्ट करना है वेट की टर्म्स में यानी न्यूटन्स में, तो आप उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो? तो उसके लिए आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि आपके पास जो बॉडी का वेट होगा वो इक्वल होता है W इक्वल्स टू mg के। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है जिसमें वेट मास और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ कंबाइन है, और आप किसी भी अननोन क्वांटिटी को इस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पर बॉडी के वेट को, तो सिंपल हम W इक्वल्स टू m की वैल्यू 40, और जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो हमारे अर्थ पे नॉर्मली कांस्टेंट होती है 9.8, लेकिन राउंड ऑफ हम उसे यूज कर रहे होते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो सिंपली आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे और जो फाइनल आंसर होगा वो आपके पास केजी में होगा या न्यूटन्स में? वो आपके पास न्यूटन्स में होगा। ठीक है, सर मैं 10 से ही मल्टीप्लाई किया। हाँ 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि जो हमारा फॉर्मूला था उसमें m रिप्रेजेंट कर रहा था मास को, तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है 40, ये रिप्रेजेंट कर रही है मास की वैल्यू। और ये जो 10 है आपके पास ये स्मॉल g को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि आप इसको ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो, क्योंकि जो ग्रेविटी होगी हमारे पास अर्थ की या किसी भी प्लेनेट की अगर आप बात कर रहे हो,
तो उस सरफेस की जो ग्रेविटी होगी हमें वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और उसका वेट फाइंड करना है, क्योंकि वेट अभी हमने ऊपर पढ़ा वो फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो डाउनवर्ड एक्ट करने का मतलब ये है कि वहां पे ग्रेविटी होगी, तो जितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वैल्यू होगी वहां पर, वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सही। तो ये रीजन होता है हमारे पास यहाँ पे 10 वैल्यू यूज करने का ग्रेविटी के लिए। और दूसरी बात ये हो, अगर आपके पास मास अननोन हो, लेट्स सपोज आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू गिवन हो 4000 न्यूटन, और आपने बॉडी का मास कैलकुलेट करना हो, तो भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा शफल करके थोड़ा सा इसको आप अरेंज कर लो, रीअरेंज, और आपके पास जो है वो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। रीअरेंज करने में होगा कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ वेट के साथ डिवाइड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पर जो है वो मास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि हम 4000 को डिवाइड कर सकते हैं सिंपल 10 की वैल्यू से। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो होगा मास का वो इक्वल होगा m इक्वल्स टू 400 kg। तो ये आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन था इन दो क्वांटिटीज में, जिसको आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो मास और वेट। और लेट्स सपोज अगर आपके पास मास और वेट गिवन हो और आपने उस जगह की ग्रेविटी को फाइंड आउट करना हो, तो आप इसमें जी वैसे कांस्टेंट होता है क्योंकि उसी पे वेट डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में मास और वेट की वैल्यू गिवन हो और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप जो है वो जी को एक जगह सब्जेक्ट बनाकर डब्ल्यू अपॉन एम से ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सही है। ये आपके पास इनका बेसिक, और ये डिफरेंस आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। तो इसके एमसीक्यूज भी और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो ये आपने याद रखनी है, बेसिक चीजें इनकी आ गई, इनकी यूनिट्स याद रखने, यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग यूनिट्स में कंफ्यूजन कर लेते हैं कि न्यूटन की जगह केजी लिख दिया, केजी की जगह न्यूटन। तो बस ये एक डिफरेंस इसमें आपने याद रखना है जो कि मेन है। ठीक है, अब वेट के बारे में तो हमने काफी डिटेल डिस्कस कर लिया, और अगर हम मास के बारे में बात करें और मास के साथ एक नई क्वांटिटी लिंक जो होती है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो वो क्वांटिटी क्या होगी, इनर्शिया की। ये आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, इनर्शिया। और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, अगर पहले इसको सिंपल वर्ड्स में हम पहले इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें, तो इसकी एग्जांपल में ये आएगा कि लेट्स सपोज अगर कोई आप मूविंग कार की एग्जांपल लो या मूविंग बस की एग्जांपल लो विथ पैसेंजर। तो पैसेंजर आपके पास जो है वो मूव कर रहा है एक बस में या कार में, और वो आपके पास स्टैंडिंग पोजीशन में, पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस। तो आपके पास वो बस में स्टैंडिंग पोजीशन में, और वो ट्रैवल कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। और लेट सपोज उसने सपोर्ट के लिए जो पोल सीट्स उसके सराउंडिंग में उसने कुछ भी होल्ड करके नहीं रखा, और बस जो है या कार जो है वो अचानक से ब्रेक अप्लाई करती है। तो बस में ब्रेक अप्लाई करने के बाद उस पैसेंजर के साथ क्या होगा, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सामने की डायरेक्शन में। वो फॉरवर्ड चला जाएगा। और क्योंकि अब फॉरवर्ड वो इसलिए किया क्योंकि हमारे पास बस में तो ब्रेक लगाई, लेकिन वो रुकने के बजाय वो फॉरवर्ड चला गया। तो अब इसका रीजन क्या होता है, ये कौन सी क्वांटिटी है जिसकी वजह से आपके पास वो फॉरवर्ड मूव करने के लिए वो हुआ और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। तो उसका, अच्छा, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास बस में वो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा था,
और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो फॉरवर्ड चला गया, तो अब उसमें ऐसी क्या वैल्यू थी वहां पर, ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि वो फॉरवर्ड गया, हालांकि बस तो हमारे पास रेस्ट स्टेट में आ गई, लेकिन पैसेंजर फॉरवर्ड चला गया। तो अगर आप बस की एग्जांपल लो और बस की मूवमेंट की बात करते हो, तो बस की मूवमेंट किस डायरेक्शन में थी ब्रेक अप्लाई करने से पहले? फॉरवर्ड। ठीक है, बस पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी ब्रेक अप्लाई करने से पहले। और अगर आप पैसेंजर की एग्जांपल लो, पैसेंजर की भी मूवमेंट क्या थी? ठीक है, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी। और अब जब इसके बाद ब्रेक अप्लाई हुई, ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो बस की पोजीशन थी वो तो रेस्ट में आ गई, लेकिन जो पैसेंजर था वो फॉरवर्ड ही चला गया। ठीक है, तो जो बस की यहाँ पर स्टेट होगी वो रेस्ट स्टेट हो गई, अब वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। लेकिन जो पैसेंजर की सिचुएशन थी वो फॉरवर्ड चला गया, क्योंकि उसने किसी चीज को होल्ड करके नहीं रखा था, वो अभी भी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन ऐसी है जो हमने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व, या इस तरह की सिचुएशन हमें इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतनी डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से बॉडी में इस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिलती है। तो वो क्वांटिटी होती है इनर्शिया। अब इनर्शिया होता क्या है कि आपके पास बेसिकली इनर्शिया जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। ठीक है, ये हमारी बॉडीज में या किसी भी ऑब्जेक्ट में इंटरनली स्टोर होती है। वो भी हम आगे देखेंगे डिपेंड किस पे करती है। तो इनर्शिया इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। अब इस प्रॉपर्टी का काम क्या है? वो रेजिस्ट करेगी, विच रेजिस्ट, विच रेजिस्ट द चेंज। अब वो चेंज किस में आ सकता है? बॉडी की स्टेट में, विच रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी, इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर जो इनर्शिया था, जो हमारे पैसेंजर का इनर्शिया था, वो इनर्शिया क्या था कि उसकी बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन में थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बॉडी कंटिन्यूअसली इसी फॉर्म में रहना चाहेगी, क्योंकि वो कंटिन्यूअस मोशन में है। तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी उसकी बॉडी को इस चीज पर लेकर आएगी कि उसकी बॉडी मोशन में रहे। जब तक कार मोशन में थी, आप जो है वो एक स्टेबल स्टेट में थे, राइट? और जैसे जी। ब्रेक अप्लाई होने के बाद बस की जो स्टेट थी वो चेंज हो गई, वो मोशन से रेस्ट में आ गई। ठीक है, जो यहाँ मोशन स्टेट थी वो फौरन से जो है वो कुछ टाइम में आपके पास चेंज होने के बाद रेस्ट में आ गई। तो बस की तो स्टेट चेंज हो गई, लेकिन जो हमारी बॉडी की स्टेट थी वो चेंज नहीं हो पाई, उसे टाइम लगा, क्योंकि हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली पहले मोशन स्टेट में आ रही थी। तो हमारी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी ने ये अज्यूम कर लिया कि हमारी ये अभी मोशन स्टेट ही कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जैसे ब्रेक अप्लाई हुई, क्योंकि हम हमारे पाँव जो है वो बस की बेस के साथ कनेक्टेड थे, तो जब हमारी बेस स्टेबल हो गई, रेस्ट में आ गई, लेकिन हमारी बॉडी की जो इनर्शिया था, जो इंटरनल प्रॉपर्टी थी, उसने हमें फॉरवर्ड लेकर गई। ठीक है, जब तक हम कहीं पर जाकर स्टेबल ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की, जो आपको आपकी स्टेट को चेंज करने पे रेजिस्ट करती है, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। और अगर आप इसको और सिंपल करके कार की एग्जांपल लो, कि कार में भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम पहले फॉरवर्ड जाते हैं, फिर सीट बेल्ट के बाद जो है वो हमें बैकवर्ड पुश करता है, राइट? यस।
तो ये हमारे पास एक और नई क्वांटिटी आ गई इनर्शिया की। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बॉडी का इनर्शिया कब इंक्रीज और कब डिक्रीज होगा, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, राइट। तो इनर्शिया जी। अगर लिखा जाए तो इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, उसकी डिपेंडेंसी होती है आपके पास, इट डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड करता होगा, एनी आइडिया? मास वगैरह पे शायद। इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ बॉडी। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि अगर कोई कार को धक्का लगा रहा हो और उस कार में फ्यूल नहीं है, तो शुरू में जब वो उसे पुश करना शुरू करेगा, तो जितनी कार हैवी होगी उसको स्टार्ट में उतना ज्यादा उस पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा ही है। जी। उसका मास ज्यादा था। अब उसका मास ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसकी इनर्शिया की जो स्टेट होगी उस बॉडी की, उस कार की, वो रेस्ट वाली है। क्योंकि वो इतनी देर से रेस्ट स्टेट में है, तो उसकी बॉडी जो है वो इनर्शिया को फॉलो करते हुए रेस्ट स्टेट को कंटिन्यू करेगी। लेकिन जब आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके रिजल्ट में हो क्या रहा है कि आपको बहुत ज्यादा स्टार्ट में वर्कआउट करना पड़ रहा है उसे मूव करवाने के लिए। ठीक है। और जब वो एक बार मोशन में आ जाती है, तो मोशन में आने के बाद क्या होता है कि कार को थोड़ा सा पुश करना इजी हो जाता है, राइट। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है इनर्शिया का। और जब हम न्यूटन्स लॉ वगैरह भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी एक क्वांटिटी आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ की से रिलेटेड मिलेगी, तो वो भी हम देख लेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। अब आप बताओ, अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं, यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूज। क्योंकि ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जल्दी चैप्टर्स एंड हो जाएंगे, और फिर हम इनके कंबाइन जो है वो P1 P2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया अब यहाँ पर। और ये क्लियर होने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्री फॉल हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। तो फ्री फॉल भी आपको अपने सिलेबस में इसमें मिल जाएगा। तो फ्री फॉल हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक चीज ये क्लियर हो गई हमारे पास, फ्री फॉल हमने कर लिया। और अगर आप बात करते हो नेक्स्ट टॉपिक की, ग्रेविटेशनल फील्ड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स हम काफी चीजों में डिस्कस करते आए हैं, तो अब इसमें आपके पास कुछ इतना डिटेल नहीं है। तो इसके बाद आपके पास